कानून सुधार के नाम पर जानलेवा बदलाव। सरकार ने तरह तरह के कानून, अब पूरे कानून को बदलने का एक नया सिलसिला चला है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि कल सरकार ने संसद के आखिरी दिन जो हिंदुस्तान का आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है, ये तीन जो मुख्य एक्ट थे, उनको कहा कि हम बदल रहे हैं। बदल ये कर रहे हैं, नामकरण चेंज कर दे रहे हैं, नामकरण उसका चेंज हो जा रहा है। के राय साहब यहाँ पे भी हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो मैं इनसे पूछूंगा कि प्रयागराज होने से वहां इनकी कितना टमाटर सस्ता मिलने लगा, कि वहां वकीलों की मतलब मुवक्किलों को जल्दी मिलने लगा न्याय, उससे फायदा क्या हुआ, ये जरा समझना चाहेंगे। उसी तरह से ये जो अब उसको सेंसिटाइज कर दे रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अजीब सी चीज है। हिंदुस्तान में जो हिंदी मैं बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान की जो भारतीय भाषाएं हैं उसकी 90% भारतीय भाषाओं को ना समझ सकता हूं ना बोल सकता हूं। और इस तरह के एक बड़ा वर्ग पूरे देश का है, शायद मेजॉरिटी इस तरह की है, जो अपनी भाषा और एक आध भाषा को कुछ समझ सकती है, लेकिन देश की जितनी भारतीय भाषा है उनको नहीं समझ सकती है। ऐसे में इस तरह के लॉस को लाके और आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? मैं प्रोफेसर कोलसे पाटिल साहब, आपसे ही शुरू चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सीनियर हैं, हम सब लोगों को आप मार्गदर्शक की तरह करते हैं। आप दोनों तरफ रहे हैं, आप बेंच में भी रहे हैं, बाद में भी रहे हैं, और मुवक्किल के तौर पे भी रहे हैं, तो आपने समाज के सारे आयाम देखे हैं। एक खतरनाक बात यह हुई है कि गोगोई साहब अब संविधान संशोधन की बात करने लगे हैं भाई, क्योंकि उनसे वो बात कहलवाई गई। आमजन से रिलेटेड सारे बिल बिना किसी डिस्कशन के, कल ये सुन के ताज्जुब होगा आप सब लोगों को, जो बिजनेस ऑफ द हाउस की जो लिस्ट होती है उसमें भी ये बिल नहीं थे, उसमें भी नहीं लिखा गया था। वो ऐसे ही मतलब ये चलते फिरते उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज करने, ये अहमियत दी है उन्होंने इसको, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला कोलसे पाटिल साहब, मैं गोगोई साहब ने एक संदेश, एक संकेत दिया है कि अब संविधान संशोधन की भी बात है, आमजन से सारे बिल हैं। मैं इस पे जरा आपसे सबसे पहला इसी पे एक वक्तव्य लेके, आज हम लोग थोड़ा छोटे वक्तव्य रखेंगे, 5-6 मिनट में अपनी बात कह देंगे, जिससे 2 राउंड सब लोग कह लें। कोलसे पाटिल साहब, आप ही से शुरू करते हैं। मैं आपके साथ एक ही राउंड रहूंगा, क्योंकि या इन समय पर ये बदला है। मुझे 3 बजे इंडिया की मीटिंग है, तो इसलिए मैं 2:30 बजे तक आपके साथ रहूंगा, मुझे माफ करना। जी जी। दूसरी बात, आप तो जानते हैं कि मैं रूटीन बातें करता ही नहीं। गोगोई के बारे में क्या बोलेंगे? मैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कहां से कहां आके बैठे, और उनके खुद की क्या हालत थी। जिस लड़की ने कंप्लेंट करी, उसी की कंप्लेंट ने तय करने का डिसीजन स्वतः जज लेता है। वो क्या जज है क्या? वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का उनको अधिकार है क्या? उनको फ्रेमवर्क बदलना है ना, इसलिए वो बोल रहा था कि वो फ्रेमवर्क के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्र के लिए फ्रेम बदल रहे, उनको तो धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, और बाकी कुछ जो चीजें हैं, समता और न्याय नहीं चाहिए, बाकी कुछ सब चलता है। ये समता और न्याय की लड़ाई है, और हम सबको ये लड़ना पड़ेगी। ये कल तड़ीपार ने भाषण किया और ये कानून की बात करी। उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल रहे थे वो, क्या बोल रहे थे कि हम गुलामी से बाहर निकलना चाहते। कौन सी गुलामी की बात करते हैं लोग? डिटेल अभी मेरे मित्र वकील साहब है, जो चेंजेस हुए बहुत डेंजरस है। लेकिन गुलामी की बात क्या करते थे? ब्रिटिश आने के पूर्व हमारी क्या अवस्था थी? कौन सा कानून था? क्या देश में कोई कानून था? तो ओनली मनुस्मृति थी, और मनुस्मृति का और समता और न्याय का क्या संबंध है? ऑन द कंट्री, आज भी इस देश में मनुस्मृति के तहत ही काम चल रहा है। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब तुम ऐसा बोल रहे कि हम बहुत मुक्त हो गए, अभी ये कानून लाए, तो तुम्हारी वर्ण व्यवस्था क्या थी? हमारी गुलामी थी ना। अरे लालू को सजा हुई, उन्होंने आडवाणी को रोका, रथ रोका वगैरह वगैरह, ठीक है, बात है। तो मनुस्मृति के खिलाफ काम किया, इसलिए लालू को क्या शिक्षा हुई?
लालू के पहले 4 चीफ मिनिस्टर, उसके बाद के चीफ मिनिस्टर, लालू के पहले के सब अधिकारी, उसके बाद के अधिकारी, जिनको इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ लालू को अंदर डाला। हमारे संभाजी महाराज की स्टोरी आपको मालूम होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मालूम होगी। अरे इतने बड़े लोग थे वो, यदि उनको एक 10 साल और उम्र मिलती तो वो भारत बदलने में उनकी ताकत थी। दोनों ही दुनिया के सबसे नंबर 1 वॉरियर थे। किसी ने उनका इतिहास लिखा नहीं, और बोलते भी निर्लज जैसे बोलते हैं लोग, लज्जा ही नहीं ना। यदि हम शिवाजी का सही इतिहास लिखेंगे तो महात्मा गांधी के समय हुआ इतना, इससे कई गुना ज्यादा बवाल होगा। ये विधानसभा में बोलते, ब्राह्मण बोलते। तो आप जो नए कानून और गुलामी की मुक्तता से बात करने के लिए बोलते हैं, ये सब नगर सेवक छाप बोलते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बोलेगा, इनको हर जगह अपना नाम चाहिए। इसलिए नया संसद, इसलिए अशोक के चक्र का मुड़तोड़। अरे पुष्यमित्र श्रृंगे के बाद तो ये गुलामी आई, न्याय और संस्था के बाद तो पुष्यमित्र श्रृंग के पहले बुद्धा ने करी, महावीर ने करी, चारवाक से सब ने करी। यदि पुष्यमित्र श्रृंग नहीं आता तो शायद ये आज ये हमारे दिन नहीं आते। दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो 3 कानून है, ये दुनिया में सबसे अच्छे कानून, इनकी औकात ही नहीं है पढ़े और समझे। ये 3 कानून क्या थे? एविडेंस एक्ट तो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो कॉमन सिविल कोड्स की बात करते हैं, ये तीनों कॉमन सिविल कोड है, सबके लिए लागू होते हैं और सब इनके तहत कारोबार करते हैं। तो इनको क्या जरूरत थी इसकी? देखो, अमूल की बात करते हैं, कोरियर, वर्गीस कोरियर उसका फाउंडर था। उसका कहना था कि यहाँ कौन से चीज की रिफॉर्म की जरूरत है? यहाँ पहले किसानों के कानूनों की या एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जरूरत है। हम कहते हैं अरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखो, तुम पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो क्या कीमत है कॉमन मैन की? रिफॉर्म भी करने हैं, रिफॉर्म भी करने थे तो पुलिस में करो, रेवेन्यू में करो, एग्रीकल्चर में करो। तो ये नहीं करना है हमको। और वो कॉमन सिविल कोड का अभी बात कर रहे थे, तो क्या नहीं, सॉरी कॉमन सिविल नहीं, वो क्या बोलती, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या करना है? ये 3 तो कानून उस पे है। महत्व की बात ऐसी है कि सेडिशन कानून में उन्होंने बदल किया है। मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा, पढ़ने को समय ही नहीं मिला, और वकील साहब होने के कारण मैं अभी उसमें ज्यादा जाता नहीं। लेकिन क्या करना चाहते हैं? जो हम बोल रहे हैं, जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन लाना चाहते हो। पोटा कैंसिल किया, वो तो हमने आंदोलन किया था पोटा के खिलाफ। नरसिंहराव ने हमको बुला के बोला, भाई आपका सही है कहना, हम ये पोटा निकाल देंगे। तो पोटा के से भी ज्यादा गंभीर उसमें सभी पार्टियां है, ये यूएपीएल है। और यूएपीए में कितने लोग हैं अंदर? पोटा ये ईडी में कितने लोग हैं अंदर जिनको डिफेंस ही नहीं? और 5 साल तक, अभी हमारे एल्गार परिषद के लोग 5 साल हुए अंदर है, ना उनके खिलाफ कोई एविडेंस दे रहा है, ना कई केस शुरू हो रही है। अभी इन्हें कानून लाया कि हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। निपटारा कैसे करेंगे? ये हमेशा के जैसे 15 लाख घर आएंगे, वैसा निपटारा कर। आज हमारे इतने केसेस पेंडिंग है कि अभी इसके 10 पट जजेस अपॉइंट किए तो भी पेंडिंग केसेस हम 50 साल में नहीं खत्म कर सकते। जुडिशियरी इज प्रैक्टिकली डेड। सब लोग ये बहाना करते हैं, बेचारे जजेस तो क्या करेंगे, उनके सामने इतने केस पेंडिंग है। और मैंने कहा, कई बार कहा आपके सामने कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज आल्सो मिथ। जज कहां से आता है उसके ऊपर सब चलता है, कौन सी उसकी बैकग्राउंड है, वो कहां से आया है, उसको उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी से पला है, उसके ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अभी इनका कहना है कि 180 दिन में चार्जशीट होना चाहिए, और क्या 30 दिन में निकाल होना चाहिए, और क्या अभी मैंने पढ़ा थोड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है यदि ये करते हैं तो।
लेकिन ये कर ही नहीं सकते। जो कर नहीं सकते वो काहे को लाते, इसका क्या मतलब है? तीसरी बात ऐसी है कि जब हम यूएपीए की बात करते हैं तो क्या प्रोटेक्शन क्या है? जब हम ईडी की बात करते हैं तो एक्यूज को प्रोटेक्शन क्या है? हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि 100 लोग छूटे तो चलेगा, लेकिन 1 इनोसेंट को अंदर नहीं भेजना है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे गलती से कितने डेथ सेंटेंस हुए। अभी दुनिया कहाँ जा रही है? वो अभी अभी हमारा वो नाम एक एक्टर है, उसके बेटे को, शाहरुख खान, शाहरुख खान, बेटे को शाहरुख खान। अभी नीदरलैंड या डेवलप कंट्री जो है वो बोलते हैं कि भाई मिला है ड्रग तो उसको सुधारो, उसको शिक्षा पनिशमेंट क्यों चाहिए? डेथ सेंटेंस के खिलाफ दुनिया है। हमारे यहाँ तो डेथ सेंटेंस, और खुद सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बोला है, इंडिया टुडे का पहला पेज था, फर्स्ट पेज पर बात किए थे, मेरे पास है वो सब, कि हमने गलती से इनको ये किया है। ये लीडरशिप जब कुछ बोलती है कि हमें गुलामी से बाहर आना है, तो उसको लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। कि ऐसा कारपोरेटर का या ग्राम पंचायत सदस्य का दिल लेके तुम रिफॉर्म नहीं ला सकते और देश का भला नहीं कर सकते। एक मिनट में हमारा जो इतिहास है, यदि सम्राट अशोक का राज आगे चलता, शिवाजी महाराज का राज आगे चलता, और वो उनकी क्या मानसिकता थी, वो कितने बड़े लोग थे कि किसी दुश्मन को भी उन्होंने माफ किया है। चल जाओ, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं तेरे खिलाफ। जैसे मैंने बोला कि गोगोई के खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या बोलना है उनके खिलाफ। तो इसीलिए ये आज की जो जमात सत्ता पर बैठी है वो राज्य चलाने के लिए नालायक है। दे डोंट नो व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज, और उसके लिए क्या करना है। नहीं तो मणिपुर ऐसा होता क्या, गुजरात ऐसा होता क्या, बाबरी मस्जिद गिरती क्या? और ये सब जो स्फोट हुए, बम स्फोट हुए, उसमें इन्होंने करे और मुस्लिमों को अंदर डाला, ही होता क्या? होता ही नहीं। इनको मालूम है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हमें जेल में लोग रखने के लिए जगह नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट मुझे जाना ही है ना, तब मुझे तो जाना ही है। तो अरे बाकी लोगों को भी बोलना है, ये बराबर है। मैं सबके नहीं, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट करिएगा, बाकी लोगों को भी बोलना है। चलिए आप बोलिए। अरे इतना देखने में खत्म हो जाता। अरे रोजगार की बात करो ना, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, वहां रिफॉर्म लाओ। तुम शिक्षा नहीं देंगे तो जेल ही भरेंगे ना, तो जेल भर रहे हैं। जय भारत जी। थैंक यू पाटिल साहब। अभिषेक जी आपसे, क्योंकि आप हम सब लोगों में उम्र में सबसे छोटे हैं, मैं एक सबसे पहले इसलिए क्योंकि आपको 4-5 मिनट में सागर में गागर भरना है। ये सरकार जो फटाफट कानूनों में बदलाव कर रही है, बाढ़ आ गई है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग था जिस समय ये कानून में, ज्यादातर कानून में बदलाव आया, इसको छोड़ के इस पे आपकी एक बहुत छोटी टिप्पणी, पर बहुत ब्रीफली करिएगा जिससे और लोगों को समय मिल जाए। अभिषेक जी। देखिए आनंदवर्धन जी, सरकार किस प्रकार से कानूनों में बदलाव कर रही है, ये देखने के लिए इस बात को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा संविधान पीठ सरकार की करतूतों की वजह से बनी है। आमतौर पर पहले भी संविधान पीठ बनती रही है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती रही है, लेकिन कभी कोई कॉम्प्लेक्स इशू को, जैसे केशवानंद भारती का इशू था, मेनका गांधी का दैहिक स्वतंत्रता वाला जो मामला आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो मामला आया, केंद्र सरकार की करतूतों की वजह से 2014 के पहले 3 या 4 ओकेजन रहे होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अब 14 के बाद आप देखिए, एनजेएसी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टोटली क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पहले किसी पार्ट को पार्शियली क्वेश्चन किया होगा, लेकिन टोटली क्वेश्चन किया एनजेएसी को। इसके बाद आप देखें, आधार को मनी बिल बनाकर पास किया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, राइट टू प्राइवेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, नाबाम रेबिया गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को लेकर के महाराष्ट्र के मुद्दे पर आप कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, नाबाम रेबिया केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बर्खास्त किया हुआ मुख्यमंत्री 2 राज्यों में, इसी सरकार में, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ कि बर्खास्त किया हुआ चीफ मिनिस्टर न्यायपालिका ने बहाल किया, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। कितने उदाहरण आप लेंगे। और हालिया दिनों में आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, नाम बदलने के लिए
अब आईपीसी, सीआरपीसी सबको इतिहास बनाया जा रहा है, ये आजादी के पहले का है। तो आजादी के पहले का तो पेंडेमिक एक्ट भी है, जिसका सहारा लेकर के लॉकडाउन लागू किया गया, राज्यों के ऊपर इन्फोर्स किया गया, केंद्र अपने दायरे से बाहर गई। तो 1897 का जो प्लेग फैला था उस समय, जो पेंडेमिक एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था, उसका सहारा लेकर के गई। तो आप किसको बदल रहे हैं और क्या बदल रहे हैं? जो अच्छी चीजें हैं, चाहे वो आजादी के पहले की हो, चाहे वो अशोका के समय की हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड के टाइम की हो, आप उसे क्यों बदलना चाहते हैं? 1860 की आईपीसी में क्या कमी है? एनडीपीएस उसमें नहीं था, उसको लाया गया। एविडेंस एक्ट है, उसमें क्या कमी है? अभी जैसा आप कह रहे थे कोलसे पाटिल साहब, क्या कमी है? बस एक व्यक्ति जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कहा गया ना, कि सब कुछ पे अपना नाम लिखना था। आश्चर्य इस बात पे है कि किसी ने अब तक संभवतः सरकार के मुखिया को यह सलाह नहीं दी है कि दिल्ली राजधानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंटिन्यू कर दी, जो ब्रिटिश ने बनाई थी 1911 में। तो दिल्ली की जगह क्यों ना इसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले चला जाए, ये सलाह किसी ने नहीं दी है, अन्यथा ये वो भी काम कर लेते। जी जी, मैं आपने सही में, आपने बिल्कुल ब्रीफली, जो एग्जाम में छोटा नहीं होता ब्रीफ करके, मैं श्रेया जी आपके पास इसलिए कि ये सारे बिल, सब बिल जो चेंज हो रहे हैं वो हम सब लोगों से रिलेटेड है। आपने वकील होने के साथ साथ, लेकिन आप जनहित की बातों को भी बहुत मुस्तैदी से उठाती हैं। सर, एक बात मैं कह दूं बस 10 सेकंड में। आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि 420 जो फौजरी का मुकदमा होता है उसको 316 कहा जाएगा। अब पुराने जमाने में 420 फिल्म श्री 420 राज कपूर साहब ने बनाई थी, क्या उन सबके नाम भी बदले जाएंगे क्या? 420 पे कौन सा होगा? ये भी पूछने वाली बात होगी अभी जब आएंगे हितेश जी के पास या किसी को। श्रेया जी, अब ये बताइए, एक जन विश्वास बिल आया, और वो जन विश्वास बिल, नाम जन विश्वास बिल, और उसके अंदर जब आप जाइए तो पता ये लगता है कि अब नकली दवाई बनाने की एक तरह से छूट दे दी गई है। क्योंकि अगर आपके पास, अव्वल तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाना और फिर प्रूफ करना भी बहुत मुश्किल चीज है, और प्रूफ हो भी गया तो आप जुर्माना देके छूट जाइए, जेल की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक नहीं है, इस तरह के अनेक बिल जो हैं, फॉरेस्ट एक्ट, आम जन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप उनकी लड़ाई ठीक से, शिद्दत से लड़ रही हैं, थोड़ा एक ब्रीफली आप इसको हमें समझा दीजिए। बिल्कुल आनंद जी, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने उठाया है एक्चुअली, क्योंकि जिस हिसाब से बिल पास हो रहे हैं और जो ट्रैक रिकॉर्ड सेट हो रहा है इस मॉनसून सेशन में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ये जो बिल्स हैं, ये बहुत सारे जो इनका जो प्रभाव है ये आम जनता पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि जन विश्वास बिल है, कहने को तो नाम जन विश्वास है, लेकिन जो इसका एक इंटेंशन है इसके पीछे, ये है डीक्रिमिनलाइजेशन का, कि बेसिकली बहुत सारे जो छोटे मोटे अपराध हैं, हम उनको उससे कारावास की सजा हटा के हम केवल जुर्माना में उसको कंपाउंड कर सकें। ऐसे ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जन विश्वास बिल का। तो जन विश्वास बिल सामूहिक तरीके से बहुत सारे जो अभी कानून है हमारे एग्जिस्टिंग, उनको अमेंड कर रहा है, बदलाव ला रहा है उनमें। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जो कि हमारी दवाइयाँ हैं, इनकी क्वालिटी और ये कितनी सुरक्षित हैं दवाइयाँ, इनको इनकी जो मतलब इनसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है उनको उनका डिसाइड करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो क्या जन विश्वास बिल जो इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश किया है इसमें, वो ये है कि जब कोई ड्रग स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता है, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इंडियन फार्माकोपिया ने पहले ही दे रखे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अगर पूरा नहीं करता है तो भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो वो दवाइयाँ बना रहा है, उसको कारावास की सजा नहीं होगी और वह केवल 20,000 रुपए का जुर्माना देकर उसे छोड़ा जा सकता है। अब इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और कई सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट जो हैं, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन भी निकाला इस बारे में, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि जब ये उनके गौर में आया, उनकी नज़र में आया और उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन निकाला, पर उस क्लैरिफिकेशन से भी कुछ बहुत हमें मदद मिली नहीं है, क्योंकि उन्होंने और
यही बता दिया कि जो अगर आप दवाइयों के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं तो ये उतना बड़ा अपराध नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि ये जानलेवा हो सकता है। जैसे कि जब आप एक तरह से जो एक टर्म यूज होता है, अगर लॉ में, मैं थोड़ा सा टेक्निकल अगर यहाँ पे हो सकती हूँ, उसको बोलते हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, कि कोई भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं हुए हैं। अब इनमें से कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आप एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट मान लीजिए उपयोग करते हैं, बहुत एक दवाई है जो कि हम सभी कोल्ड कॉफ और इसमें इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक है। अब उसमें अगर आपका जो उसका दवाई का पत्ता है वो बोलता है कि इसमें इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मान लीजिए 200 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब इस दवाई में एक्चुअली एरिथ्रोमाइसिन इतना है, लेकिन वास्तविकता अगर यह है कि वो 30 ग्राम है और उतना है ही नहीं, तो ये एक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग के अंडर ये चीज जो है ये आपराधिक होगी। लेकिन इस ऐसी जो परिस्थिति में भी सरकार ये बोल रही है कि आप जो है ये अपराध बहुत ही मामूली है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है और आप केवल 20,000 रुपए का जुर्माना देकर कारावास से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब आपको कारावास होगी ही नहीं। तो और आप ये देखिए, इंडिया में इतना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, एक से एक जो उनका टर्नओवर है वो वह इतना ज्यादा है, तो 20,000 रुपए का एक मामूली सा जुर्माना देना कितना ही बड़ी बात होगी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो ये और सरकार का ये भी कहना है, जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने निकाला था, कि जो सब स्टैंडर्ड ड्रग है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं भारत में, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सब इस जो एक कानून है जो 27D है जिसको ये परिवर्तित कर रहे हैं, उसके अंडर प्रोसिक्यूशन होता है और आज भी उसके अंडर कई केसेस फाइल होते हैं। तो ये बहुत ही गलत है सरकार का कहना कि ये तो बहुत ही मामूली अपराध है और इसके अंडर ज्यादा केसेस नहीं आते हैं। तो ये एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती थी कि कैसे जनविश्वास बिल नाम का केवल जनविश्वास है और ये एक तरीके से इंडस्ट्री को और मजबूत बनाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट को और मजबूत बनाता है और लोगों के लिए जो इसका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ सकता है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जो एक गलत दवाइयां और जो असुरक्षित दवाइयां जो असर कर सकती हैं, ये हम सब ने अभी देखा कि जो कॉफ सिरप है, जो इंडिया में बनाए हुए कॉफ सिरप से उनसे कितने लोगों की मौत हुई है। पहले तो इंडिया में ही जम्मू में एक केस हुआ था 2 साल पहले जहां 20 बच्चों की मौत हो गई थी। अभी गाम्बिया में, उज्बेकिस्तान में कितने ही बच्चे इसके प्रभाव से जिनकी वो ड्रग जो इंडिया से गई थी, इंडिया से गई थी, बिल्कुल, जो कॉफ सिरप इंडिया में बनी है। और पहले तो सरकार ने इसके पहले पूरा हाथ खड़े कर लिए कि ये इसका जो लिंक है कुछ बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में बनी हुई दवाइयों से, लेकिन अब WHO की रिपोर्ट आई है, गाम्बिया ने इस पे जहाँ पे 70 बच्चों की मौत हुई थी, उन्होंने एक बहुत ही स्क्रूटिनाइज तरीके से इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट निकाली कि वो 70 बच्चों की मौत डायरेक्टली लिंक्ड थी इंडिया में बनी दवाइयों से। तो ऐसे में जब सरकार को कानून को और मजबूत बनाना चाहिए और जो है सजा को बढ़ाना चाहिए ऐसे केसेस में, वहीं वो उल्टा उस जो कानून है उसको कम कर रही है और केवल 20,000 रुपए के मामूली जुर्माने पे उसको छोड़ा जा सकता है। जी जी, मैं हितेश जी आपसे एक दो चीजें और, क्योंकि इसका नाम जन अविश्वास बिल होना चाहिए था, मालूम नहीं विश्वास क्यों रखा गया। हितेश जी एक चीज ये बताइए, और मैं जरा लार्जर एक क्वेश्चन को इसको बड़ा कर दे रहा हूं, क्या जो केंद्र है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार कर रही है इस समय? क्योंकि जब वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली वाला बिल लाई है, वो जब इलेक्शन कमीशन को मतलब उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालने का काम कर रही है, तो कहीं आपको लग रहा है कि जो हमारा टोटल फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार हो रहा है? हितेश जी। सर अनुराग जी, ये जो कुछ हो रहा है अभी और जिस तरह से हो रहा है, खास करके अगर हम बात करें, ये
बहुत पता नहीं, ये हर रोज शायद हम हर हफ्ते अब इस चीज को लेकर के, इट इज डिस्टर्बिंग। ये एक पूरा जो सिस्टम है सर वो कोलैप्स हो जाएगा अगर ये इसी तरह से करेंगे तो। दीज आर 3 मेजर एक्ट्स। अगर मैं ये कहूं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो आधार है, आज हमें सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये 3 जो है ना, इसी के बलबूते पर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पड़ा हुआ है अभी। अब आप एक ही साथ ये तीनों लॉ को चेंज कर रहे हैं, एक ही साथ पूरा सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, और ये बताकर कि हम ब्रिटिशर्स के लॉ को खत्म करके हम नए लॉ ला रहे हैं। ये देश को किस हद तक गुमराह कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अभी एग्जिस्टिंग, ये कोड जो है वो 1973 का है। आजादी के बाद सीआरपीसी में चेंजेस लाए गए थे, और वो चेंजेस के तहत अभी जो लॉ है वो नया लॉ है। उसी तरह से आईपीसी जो है, वो भले वो कहा जाता है आईपीसी को कि दिस इज ऑफ 1860, बट सर आईपीसी में 1860 में रेप में जो रेप जिस तरह का कहा जाता था, आज वो रेप की जो व्याख्या है उसको बदल दी गई है। वो बदली इसलिए है कि निर्भया केस होने के बाद जिस तरह के रेप को लेकर नई रिक्वायरमेंट आई कि रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, तो उसको रीडिफाइन किया गया है रेप को। तो टाइम एंड अगेन लॉ सर क्या है? लॉ इज बेसिकली द नीड ऑफ द सोसाइटी, द एग्जिस्टिंग सोसाइटी। दिस सोसाइटी इज नॉट द सेम जो 1860 में जब आईपीसी ब्रिटिश लेकर आए, तो वही आईपीसी आज नहीं चल रहा है। ये आईपीसी को टाइम एंड अगेन चेंज किया गया है। देयर आर अमेंडमेंट्स ब्रॉट, एंड द लास्ट अमेंडमेंट, अब ये बहुत जरूरी है, जो आखिरी चेंजेस आईपीसी में लाए गए थे वो थे अप्रैल 2018 में। तो मतलब 2019 का जब इलेक्शन था उसके पहले भी आप आईपीसी में जो चेंजेस लाए थे, तब तो आपको ये आईपीसी ब्रिटिशर्स वाला आईपीसी नहीं लगा था, और आज आप इसको चेंज कर रहे हैं। पूरा का पूरा 511 सेक्शन है सर आईपीसी में, और ये 511 सेक्शन को आप डंप कर रहे हैं पूरा, और आप एक नया आईपीसी लेकर आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन हैवोक इन द कंट्री, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 511 में किसी भी तरह का अपराध कवर नहीं है। हाँ, जहां पे ये 511 आईपीसी के जो प्रावधान है, जैसे उसमें अगर नार्कोटिक ड्रग्स कवर्ड नहीं है, एंटी करप्शन के केसेस नहीं कवर्ड है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस वो नहीं कवर्ड है, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट है। लेकिन आप ये सब कुछ चेंज करके, अगर आप में है अगर कैपेसिटी, अगर आप लाना चाहते हैं, तो प्लीज फ्रेम अ लॉ कि जो लॉ में हर केस, हर तरह का स्पेशल एक्ट वो एक कॉमन क्राइम में आ जाए, एक कॉमन आईपीसी बन जाए। डंप नार्कोटिक के ड्रग्स के केसेस, डंप एसीबी केसेस, जो बाकी सब स्पेशल एक्ट है, वो स्पेशल एक्ट को खत्म करो और एक कॉमन एक्ट लेकर आ जाओ कि जिसमें सब कुछ कवर्ड हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल इनके लिए। अगर इनके अंदर कला है तो ये कला वहां दिखाए ना सर। अगर नीति अगर स्पष्ट हो तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 में नया लाया गया, उसके बाद इवन सीआरपीसी में भी लास्ट अमेंडमेंट अप्रैल 2018 में लाया गया है। उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को सर नाम दिया गया है 1872 का है, ये ओरिजिनल एक्ट है, लेकिन ये 1872 के एक्ट को लास्टली अमेंड किया गया है 21 अप्रैल 2018 को। तो ऐसा नहीं है कि ये उस जमाने के लॉ चलते आ रहे हैं, बिकॉज जो बेसिक लॉ है वो बेसिक लॉ देश में इंट्रोड्यूस किया गया था 1872 में, आईपीसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1860 में। लेकिन आप क्यों भूल जाते हो या क्यों देश को गुमराह कर रहे हो इस बात को लेकर कि टाइम एंड अगेन देयर हैव बीन अमेंडमेंट्स, चेंजेस लाए गए हैं इसमें, और आज आप ये सारे लॉ जो है उसको डंप कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये सारे यूजलेस हैं और ये इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है या चेंजेस की आवश्यकता है। मतलब आप अगर आज से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो और अगर ये कहते हो कि अब मर्डर करेगा कोई तो उसमें 7 साल की भी सजा हो सकती है।
अगर मर्डर करने वाले के लिए भी, तो अभी तक तो 2 ही मर्डर में 2 ही का पनिशमेंट थी, एक था कैपिटल पनिशमेंट और दूसरा था लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो मतलब आज तक जिसको प्रोसिक्यूट किया उसके लिए एक अलग रूल था, और अब कल जिसको प्रोसिक्यूट करोगे उसके लिए एक अलग रूल हो जाएगा। हाउ कैन यू रीडिफाइन द होल स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम? आप उसको, बिकॉज आपको डिक्रिमिनलाइज करने हैं पिटी ऑफेंसेस को। कुछ ऑफेंसेस ऐसे जो भाई चोरी तो हाँ चोरी होती रहती है, आपको लगता है ऐसा कि कुछ उसमें चेंजेस कर देने, तो दिस इज नॉट डन। डेटरेंट इफेक्ट, कोई भी क्राइम क्रिमिनल लॉ है उसका डेटरेंट इफेक्ट होना वो ज्यादा जरूरी है। सिंह साहब, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर राजकीय जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इन लोगों की नीयत साफ है, तो मैं पहले भी कहा, मैं आज फिर से एक बार दोहराऊंगा इस चीज को, लाइए ये बिल फ्लोर पर कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो भी फंड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, उनका फंडिंग कौन कर रहा है, किधर कर रहा है, कैसे हो रहा है फंडिंग, लोगों को बताए। उनका तो जो पीएम केयर फंड था वो भी आरटीआई के दायरे से बाहर निकालने की मेहनत कर रहे थे, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने कितना दान दिया है और फंड कहां पे यूज हुए हैं। आप जो लोगों को जानना जरूरी है, सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई होता है पर इस देश में, तो पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग। पहले रीजनल पार्टी हो, वो रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बन जाए, उसका फंडिंग का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और देश की आम जनता ये पूरा जो स्कैम है उसको कभी ना समझ पाइए ना देख पाइए। आम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके ही पैसे से उनकी ये जो पार्टी के लिए वो जो वोट दे रहे हैं, उनको गुमराह करने के लिए जिस तरह से फंड का इस्तेमाल हर एक पार्टी कर रही है। पर सर इसमें यह है कि वस्त्र अगर निकल गए तो हर कोई नंगा हो जाएगा। आज भाजपा है, कल कांग्रेस थी, फिर वापस कोई और पार्टी आएगी, तो हर कोई इस देश को इस एक कॉमन चीज को लेकर गुमराह करके रखना चाहता है, और इसीलिए ये फ्लोर पर ऐसा कोई बिल नहीं लाएंगे कि जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि ये देश में हो क्या रहा है और कहां से किसका फंडिंग हो रहा है। यूनियन सिविल कोड और ये सारी चीजें जिस तरह से ये खड़ी कर रहे हैं, ये बेसिकली लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और राजनीतिक तौर पर ये गुमराह करना चाहते हैं। तीनों बिलों के सर नाम क्या रखना चाहते हैं, हर बिल का नाम स्टार्ट होता है भारतीय भारतीय भारतीय, तीनों का। अरे भाई साहब, आप अगर भारतीय नहीं भी लिखेंगे तो भी वो इंडियन लॉ इंडिया का ही रहेगा। सर इस लॉ के अंदर जो मैं कल बिल पढ़ रहा था, जहां पे भी वर्ड, सपोज पूरा लॉ आपने पूरा बिल जो पेश किया है कर दो ना हिंदी में पेश, ताकि आम नागरिक समझते हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप पूरा बिल हिंदी में पेश कर दो, और फिर देखो इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, नीचे साउथ तक, क्या हर कोई वो बिल समझ पाता है? बिल में हर जगह पर पूरा लाइन इंग्लिश में, और बीच में जहां कोड यूज करना है वर्ड या एक्ट यूज करना है, वहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं संविदा। भाई साहब, मुझे खुद उसको 4 बार पढ़ना पड़ा समझने के लिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जहां बीच में संविदा आ जाता है। अब ये अगर हर किसी की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी कि जो वो जब ये लॉ पढ़ने जाएंगे, हम सबको पढ़ना पड़ेगा। कल ही हमारे एक सीनियर एडवोकेट बता रहे थे कि अब लॉ स्कूल में दोबारा एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ एक वापस से क्रैश कोर्स जैसा कुछ करवा दो, ताकि हमें तो ये सारे ही लॉ वापस से पढ़ने, सीआरपीसी आईपीसी सब कुछ ही चेंज हो रहा है, तो हमको क्रैश कोर्स तो करना ही पड़ेगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ गुजरात को भी अब यही एडवोकेट्स का, क्योंकि ये भी लॉ है सर, 2010 के बाद जितने लॉयर्स हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑल इंडिया बार एग्जाम वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उसके बाद एलएलबी हो जाने के बाद भी एनरोलमेंट होता है, उसके बाद आपको और एक एग्जाम देना है। तो अब अगर आप ये सारे ही लॉ चेंज करते हैं, तो इवन सीनियर एडवोकेट्स जो चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये रिक्वायरमेंट नहीं आ जाएगी कि भाई आप, लेकिन एनरोलमेंट होने के बावजूद भी क्या ये नए जानकारी आपको है कि नहीं, चलिए उसके लिए भी एक एग्जाम हो जाए। दिस इज गोइंग टू लीड इन अ वेरी डेंजरस स्टेट, बहुत डेंजरस अफेयर होने वाला है जी। एंड बिकॉज इट इज टचिंग द क्रिमिनल स्टूडेंट्स, इसलिए जी मैं हितेश जी, मैं के राय साहब के पास आ रहा हूं। के राय साहब ने
स्टूडेंट लाइफ में लॉ बहुत तोड़े भी, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे, और ये शायद हम सब लोगों में से सबसे बेहतर जाएंगे, क्योंकि ये लॉ तोड़ने वाले भी हैं, लॉ बचाने वाले भी हैं, और आज प्रैक्टिस जब कर रहे हैं हाई कोर्ट में। राय साहब, दो चीजें थी, ये जो एक हितेश जी बात डिटरेंट इफेक्ट की कह रहे थे, ये फैक्ट है। मैं जिस जगह से आता हूं वहां पे एक सख्त लोअर कोर्ट का आ गया था सेशन वाले, उसने इतनी सजा देनी शुरू की कि वो क्राइम कम होता है। अगर कोई एक सख्त आ जाए, वो कहता था कि मैं जानता हूं तुम हाईकोर्ट से छूट जाओगे, लेकिन यहां तो अगले 3 साल तक तो तुम्हारे ऊपर फांसी लगी रहेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी क्या हो गया है राय साहब, अभी एक नई चीज हो रही है, सारे कानून उद्योगपतियों के पक्ष में है। सब कानून जो बनना चाहे, जन विश्वास बिल हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, अब ये जो अभी कुछ भी हो रहा है, तो एक दो चीजें हैं मेरी। एक तो क्या ये चीजें लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है, ये बार में कहीं आप लोगों से डिस्कस हुआ भाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, या भाई अल्टीमेटली तो आप लोगों को इसका इंटरप्रिटेशन करना है ना, जैसा हितेश जी कह रहे हैं कोई क्रैश कोर्स हो, कुछ हो। भाई ये हिंदी इतनी क्लिष्ट हिंदी हो जाएगी कि इतनी साफ हिंदी बोलने वाले को भी नहीं समझ में आएगा। दूसरा, आपको क्या लग रहा है कि जो भारत का प्रिएम्बल जो है अपना है, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसमें ये ठीक सीधे सीधे सोशलिज्म पे प्रहार कर रहा है, क्योंकि ये केवल उद्योगपतियों को किस तरह से बचाया जाए उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि कुछ अपराधों में कम्युनिटी सर्विस और क्या क्या हो जाएगा, मतलब जो सलमान खान और ये सब लोग करते थे उस तरह। राय साहब, एक इस पे आपकी ओवरऑल टिप्पणी आम आदमी को नजर में रखते हुए। देखिए, इसके पहले अभी इन्होंने 4 लेबर कोड बिल लाया था। अगर उसके डिटेल्स में आप जाएं तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस लेबर कोड बिल लाते समय ही इन्होंने सोच लिया था कि हिंदुस्तान के बाकी कानूनों को भी हम कारपोरेट की सेवा में लगा देंगे। लेकिन इससे भी पहले की एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि ये संवैधानिक तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाना चाह रहे हैं। और यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो केशवानंद भारती केस के रिव्यू के लिए उन्होंने एक कमेटी जजेस की बनाई थी, हेडेड बाय जस्टिस वेंकट चलैया, और उस कमेटी की जो पहली सिटिंग हुई थी, ये हमारा इस देश के संविधान से मोहब्बत रखने वालों का सौभाग्य कि वो हमारे पालकीवाला साहब उस समय जीवित थे, और उन्होंने इस कमेटी को बहुत ही हिकारत से बहुत जलील किया, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी रिव्यू के लिए, उसको उन्होंने बहुत जलील किया, और आधे बहस में ही वो बेंच ब्रेक कर गई, जो आज तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। तो इनका प्रयास शुरू से ही है कि जिस दिन केशवानंद भारती को अनसेटल कर लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को खत्म कर लेंगे, उस दिन इस देश में जो नागरिक अधिकार है उस पर एक अस्थाई ताला लगाने में सफल हो जाएंगे। उसका इशारा अभी राज्यसभा में कोलसे पाटिल साहब जिधर इशारा किए, जस्टिस गोगोई ने कहा कि ये जो कानून है, बेसिक स्ट्रक्चर का कानून है, इसमें बहस की काफी गुंजाइश है। मतलब इस देश के आम आदमी को जो जीने का अधिकार है उसको आप छीन सकते हैं, जो खाने का अधिकार है, जो सम्मान के साथ रहने का, बराबरी के साथ रहने का अधिकार है, उसको आप समाप्त कर सकते हैं। ये जस्टिस गोगोई अपने भाषण के माध्यम से कर रहे थे। एक तो निगाह उनकी है, क्योंकि पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में देख लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी विरोध किए, इन्होंने भारत का संविधान का विरोध किया, इन्होंने भारत के राष्ट्रगान का विरोध किया, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया, और आज अभी जब नए संसद में गए तब इन्होंने अशोक के चक्र का विरोध किया और उसकी जगह ये सिंगोल की पूजा की। इनके सारे प्रतीक वो हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र में ले जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने वाले हैं। अब आप देखिए सीपीसी, आईपीसी, जिसमें बहुत डिटेल से हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी बातें कही, एविडेंस एक्ट, मैं भी दावा के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छे सुगठित सुव्यवस्थित कानून लोकतांत्रिक देशों के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा।
मैं बांग्लादेश भी गया, मैं पाकिस्तान भी गया, वहां के वकीलों के साथ मीटिंग भी, हम लोग का जो सम्मेलन था, उन लोगों ने कहा कि न सिर्फ भारतीय संविधान के आधार पर हमारे देश के संविधान के निर्माण में भारत के संविधान से हमने प्रेरणा ली, बल्कि जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पूरा कानून बना है, वो भारत के कानून को जो है देख कर बना हमने। और वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बहुत बड़ा सिद्धांत जो इसमें ये खत्म करने जा रहे हैं, वो जिम्मेदारी अपराध साबित करने की किसको मिलनी पड़े, प्रोसिक्यूशन को होना चाहिए या एक्यूज को होना चाहिए। ये पूरा उस थ्योरी को उलटने जा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी वो खत्म हो जाएगी, अपना अपराध साबित करने की जिम्मेदारी और एक्यूज्ड की हो जाएगी। और इसी बहाने जिस तरह से यूएपीए बनाया है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने जो एक जनरल चीजें खत्म कर दी है, उसी तरह से उनको अब लग रहा है कि हमको गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए अलग अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं। हम एक ऐसा आईपीसी बनाए जिसमें सबको समाहित कर लें। उसका धारा अभी मैं कल पढ़ रहा था 481 है, जिसमें ये प्रोविजन किया है कि अगर मल्टीपल एफआईआर है तो आपका बेल नहीं होना चाहिए। वो बहुत सारे पॉलिटिकल जितने राजबंदी हैं, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अपराधियों को तो छोड़ दिया, अपराधी तो कैबिनेट में सारे सूबों में बैठे हुए हैं, उनको जेल में उसी तरह से रखा जाएगा जिस तरह से देश के सारे विद्वान पत्रकार बड़े बड़े आज भीमा कोरेगांव के नाम पर जो है यरवदा और बंबई के जेलों में बंद हैं। तीसरी चीज जो इन्होंने किया है, आप सोचिए कि आईपीसी अंग्रेजों का कानून कह रहे हैं। अभी भाई साहब ने बहुत उदाहरण दिया कि किस तरह से जो संविधान में लचीलापन है कि संविधान में आज 125 से ज्यादा संशोधन हो चुका है, उसी तरह से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीनों में जो है जरूरत के हिसाब से संशोधन होता रहा है। अभी 2013 में जो जेएस वर्मा की कमेटी ने कितने अच्छे संशोधन किए कि उन्होंने पास्को बनाया, उन्होंने स्ट्रिंजेंट किया, बलात्कार के डेफिनेशंस बढ़ाए और उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्त्री के अधिकार की रक्षा उन्होंने पहली बार अलग से इसको कोडिफाई किया। जो हमारा जो एसिड अटैक के लिए अलग से कोई कानून नहीं था, वो 2013 में आया। आपको सोचना चाहिए कि यूपीए 1 में जो कानून बना, संसद वही थी, सरकार इस देश में चुनी हुई थी, उन्होंने इस देश में क्या बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, उन्होंने क्या बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, उन्होंने वनाधिकार कानून बनाया जिसमें पहली बार 3 पीढ़ी से अधिक रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको फॉरेस्ट राइट भी दिया, लैंड राइट दिया। उसके अलावा उन्होंने और सारे अच्छे कानून बनाए। उनकी जगह ये क्या बना रहे हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस को कोलेजियम से बाहर निकाल दिया ताकि वो जो सुग्गा है, जो तोता है, वो फिर इनके पिंजड़े में आ जाए। उन्होंने दिल्ली के चुनी हुई सरकार के ऊपर एक नौकरशाह को बैठा दिया कानून के जरिए। तो ये सारा प्रयास जो है आईपीसी को करने का यह है कि जितने ब्लैक लॉज हैं उसके सारे प्रोविजंस को, और बेल के प्रोविजंस को आप सख्त कर दीजिए, चार्जशीट के प्रोविजन को आप रिलैक्स कर दीजिए, आप हर तरह से लोगों से आप स्टेट को प्रोटेक्शन दीजिए जो स्टेट के साथ है, और बर्डन ऑफ प्रूफ को उलट दीजिए। जिस दिन बर्डन ऑफ प्रूफ की थ्योरी इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से पलटा गया, उस दिन इस देश के नागरिक को जेल से मुक्त होना एक बहुत असंभव सा काम हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इसके पहले, और इनकी जल्दी क्या है, जल्दी इसलिए ये सर 2020 में ये कमेटी इन्होंने बनाई थी ये रिव्यू करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। 2022 अगस्त में इनको रिपोर्ट आ गई थी। ये अचानक बिना एजेंडे के, जैसा कि आप बता रहे हैं, इन्होंने राज्यसभा में इसलिए रखा कि इंडिया के निर्माण के बाद और इधर के तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद इनको लग रहा है कि हो सकता है हमारी सत्ता में वापसी न हो सकता हो कि हम सरकार के बाहर चले जाएं। इसलिए जो हमारा हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है
जिसमें इस देश में अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में जो आखिरी पायदान पे बैठे हुए आदमी की कोई अधिकार की बात है, उसको हम समाप्त कर सकें और ये कारपोरेट कोई सेवा वाला कानून हर तरह से जो है। अब आप जान लीजिए कि आज स्थिति ये हो गई है, जो कोड बिल बनाया इन्होंने, लेबर कोड बिल, 24 कानूनों को हटा कर इन्होंने बनाया। आज ये स्थिति है कि मिनिमम वेजेज एक्ट से भी नीचे, मिनिमम वेजेज एक्ट में 430 रुपए तक मिल जाता था, उसमें उसके नीचे कंफर्टेबल फ्लोर वेज इन्होंने निकाल दिया। फ्लोर वेज का मतलब कि 200 रुपए में भी आप मजदूर रख सकते हैं और गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। उन्होंने कह दिया कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आपको मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि हड़ताल करने के लिए प्रशासन से 2 महीने पहले परमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि ट्रेड यूनियन उसी फैक्ट्री में बनेगा जिसके हर ट्रेड में एटलीस्ट 300 मजदूर काम कर रहे हों। हिंदुस्तान में 200 मिल या 200 फैक्ट्रियां ऐसी नहीं है जिसमें कि हर ट्रेड में 300 से ज्यादा, 300 या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। पूरा ट्रेड यूनियन का आप सिस्टम खत्म करने हैं। वो मिनिमम वेजेज एक्ट के दायरे से आपने शिक्षा मित्र को बाहर कर दिया, आपने मिड डे मील रसोइया को बाहर कर दिया, आपने पंचायत मित्र को बाहर कर दिया, आपने आशा बहुओं को बाहर कर दिया, वो सारे अधिकार ही छीन लिया। आपने वेतन से बोनस को हटा दिया, आपने काम के घंटे को 12 घंटा कर दिया। ये है क्या? ये सिर्फ मुनाफाखोरों को बढ़ाने के लिए। और जो ट्रेड यूनियन का 1926 का बना हुआ सर ट्रेड यूनियन एक्ट है, 1926, अब ब्रिटिश काल में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद स्वाधीन भारत में जो मजदूरों के इतने बड़े आंदोलन हुए, अमृतपान डागे से लेकर और दत्ता सामंत से लेकर और किसानों के आंदोलन हुए, उसकी देन थी वो। ये संसद के बाहर के संघर्षों की देन थी कि इतने प्रगतिशील कानून बने। मुझे तो शर्म आती है कि ये जो काला अध्याय था इमरजेंसी का, उस दौरान भी इस देश में बहुत सारे प्रगतिशील कानून बने। एनवायरमेंट का कानून बना, फॉरेस्ट का कानून बना, वाटर प्रदूषण का कानून बना, वो इमरजेंसी के दौरान बना। और इतनी बृहद मेजॉरिटी के बाद, जो मैसिव मेजॉरिटी के बाद, आप इस देश के नागरिकों का अधिकार छीनने के लिए संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है? राय साहब एक प्रश्न है हमारे, उनका एक छोटा सा प्रश्न है। वो एक हमारे एक दर्शक है, वो पूछना चाह रहे हैं कि संशोधित कानून का क्या भविष्य में फिर से संशोधन करना आसान होगा, या क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? ये सब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ भी चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कानून सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतलब उसको रद्द भी किया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट ऐसा दो जो आपको सूट न करे, तो आपको पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा सॉवरेन अथॉरिटी हो जाएगी, तो अपना कानून बना लेगी। इतना अच्छा कानून बना था कि इस देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का जो कॉलेजियम, कम से कम निष्पक्ष लोग चुने जाएं। आज फिर वही तोते बैठाने की पूरी व्यवस्था कर दिया। क्या हालत इन्होंने लवासा का किया था, कैसे इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा के इनका कार्यकाल बढ़ाया, ईडी के चेयरमैन या किसके चेयरमैन का बढ़वाया इन लोगों ने। तो ये बड़ा डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है जिसके खतरे जी राय साहब। हालांकि राय साहब, वो जो मिश्रा जी का जो वो बढ़ा है, उसमें मैं मतलब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी अजीब सा न्याय है कि खुद ही कहते हो अवैध है, अवैध व्यक्ति को वैधता खुद देते हो। मतलब वही भाई साहब कह रहे हैं कि अवैध निर्णय है, अरे ये इनका अपॉइंटमेंट है और उसको वैधता दे रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत अब संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है, एक जल्दी से आपसे ये पूछ लें, ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको करने के लिए यूसीसी, 370, CANRC, ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ एक कैपिटलिस्ट जो मतलब पूंजीवाद है, उसके लिए वो किसान बिल, जन विश्वास बिल, वो जो NCT द्वारा रखे, ये 2 एजेंडा साथ साथ चला रहे हैं, एक हिंदुत्व का और एक पूंजीवाद का। आपको क्या लग रहा है अभिषेक जी? देखिए, अब जो परिस्थितियां हैं, खास करके पिछले 250 सालों के अगर ग्लोबल सिनेरियो को आप देखें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद के, तो अब पिछले 100 सालों में जो परिस्थितियां बनी है, उसमें कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म ये धीरे धीरे सिनोनिम बनने की तरफ अग्रसर है। ये दोनों पैरेलली चलेंगे। और रही बात मौजूदा सत्ता की और सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की, तो उसे हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। दरअसल वो मौजूदा दौर में भारत का
बहुसंख्यक समाज का आयतुल्ला खुमैनी बनना चाहता है, और कुछ नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई कि ये हिंदुत्व का एजेंडा और उसको ये यूसीसी और ये सारी चीजें, यूसीसी किसके लिए लाना चाहते हैं? यूसीसी के लिए जो इन्होंने सुशील मोदी कमेटी बनाई, सुशील मोदी ने कहा ट्राइबल इससे बाहर रहेंगे। किस बात की यूसीसी? क्या ट्राइबल इसलिए बाहर रहेंगे क्योंकि उनके मुंह पे कोई पेशाब कर दे? इसी के लिए बाहर रहेंगे? ये यूसीसी बनाना क्यों चाहते हैं? और जब यूसीसी बनाने की इनकी मंशा है तो इन्हीं लोगों ने, उस वक्त जनसंघ भी नहीं था, हिंदू महासभा थी, इन लोगों ने फिर क्यों विरोध किया था हिंदू कोड बिल का? सवाल ये भी उठता है। और यूसीसी किसके लिए आप बनाना चाहते हैं? सोसाइटी के किस सेक्शन को यूसीसी के दायरे में आप लाना चाहते हैं? आर्टिकल 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो राइट टू माइनॉरिटी, उसके राइट को प्रिजर्व करती है। क्या आप उसको खत्म कर देंगे? क्या अलग अलग रिचुअल्स हैं उनको खत्म कर देंगे? ये बातें तो करते हैं कि हजारों सालों से हमारी संस्कृति है, हमारा हजारों सालों से हम एक राष्ट्र है, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि इसको राष्ट्र बनाने का काम ब्रिटिश ने किया है। अन्यथा आसियान की भी संस्कृति एक है, उसमें 10-15 कंट्री है, वो क्यों नहीं एक देश है आज की तारीख में? तो ये कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, थोपना क्या चाहते हैं? और इनसे पूछा जाए, यदि मैं आपसे बस 30 सेकंड लूंगा कि हिंदू राष्ट्र में बनाएंगे क्या? इस देश में आज की तारीख में अगर 80% हिंदू है, 79 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, तो 20-20.5% अल्पसंख्यक है। 20-20.5% का मतलब कितना होता है? 142 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 29 करोड़। तो क्या इन 29 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा? क्या देश का कोई हिस्सा, जैसे नॉर्थ ईस्ट या राजस्थान या कोई हिस्सा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या इन्हें दे करके एक अलग राष्ट्र बना दिया जाएगा? फिर ये बोलेंगे कि नहीं आप तो फिर देश विभाजन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी थ्योरी ये है कि क्या इनको अरब सागर में फेंक दिया जाएगा? तो नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कैसे? और ये इनके हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? और हिंदू की परिकल्पना क्या है? ये कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं? मैं खुद ही जब इन सारी चीजों को सोचता हूँ, इनकी डिबेट्स वगैरह को सुनता हूँ, एक आध बार आरएसएस के लोगों के सेमिनार में भी गया, तो वहां भी मैंने देखा कि इस तरह की बातें जो हो रही है, मैंने सवाल एक आध पूछ दिए तो जवाब नहीं थे इन लोगों के पास कि आखिर ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। जब अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है कुछ लोगों का, मैं बार बार उससे निकल जाता हूँ, लोग जोड़ देते हैं। मोहन भागवत ने कह दिया अखंड भारत बनना चाहिए। मैंने उनको 1997 में रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट भेज दिया कि वो भी अखंड भारत कह रहे थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के। सारे अखंड भारत की थ्योरी देने वाले पीछे भाग गए कि नहीं वो तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। तो क्या वो एथनिक क्लींजिंग करेंगे? जी, सवाल तो यही है कि इनके हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? और हिंदू राष्ट्र में आपको दलितों के राइट्स, ओबीसी के राइट्स, जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्होंने खुद बनाई है, उसके राइट्स क्या होगा उसका? जामिया यूनिवर्सिटी को आपको याद होगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, 2006 या 7 में अर्जुन सिंह ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया। पहले उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं था, जामिया मिलिया इस्लामिया को। कई सारे मेरे फ्रेंड जो मुस्लिम ओबीसी हैं वो बताते हैं कि ये एलिट क्लास मुस्लिम का एक चोंचला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा जामिया को दिया जाए। नतीजा क्या निकला कि जामिया मिलिया इस्लामिया को जैसे ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला, उसके ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण थे वो खत्म हो गए उसमें। तो ये यही करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश के सारे यूनिवर्सिटी को, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को जामिया की तरह का बनाना चाहते हैं, जो 2007 के बाद का जामिया है। जी जी जी। श्रेया जी एक में, हाँ हितेश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ जी, देश की हालत कितनी गंभीर होने वाली है आने वाले दिनों में, उसका मैं ये अमेंडमेंट जो ला रहे हैं उसमें एक प्रावधान आईपीसी को लेकर, अभी तक एग्जिस्टिंग लॉ जो रेप का है खास करके, बिकॉज ये रेप के जो लॉ है ना, वो आज की तारीख में सबसे बड़ा चिंता का विषय है इस देश के लिए। एक यूथ प्यार में पड़ता है, दे हैव फिजिकल रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद अगर रिलेशनशिप टूट जाता है तो उसको रेप का मुखौटा पहनाकर केस किया जाता है बदले की भावना से। एक्सटॉर्शन के लिए भी रेप केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉमिस टू मैरिज वो रेप नहीं है, ऐसा हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सर सेक्शन 69 नया आईपीसी ला रहे हैं,
भारतीय न्याय संहिता के तौर पर, उसकी सेक्शन 69 जो है वो अब ये कहती है कि प्रॉमिस टू मैरी, और अगर वो मैरी फुलफिल नहीं किया, प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, प्रॉमिस टू मैरी विल अमाउंट टू रेप। सर अब सोच लो 10 साल तक की सजा का प्रावधान कि अगर आपका एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट होने के बाद अगर आपने फिजिकल रिलेशंस कर लिए और वो एंगेजमेंट फिर टूट गई, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस से डील कर रहा हूं कि जहां एंगेजमेंट भी हो गई थी परिवारों के बीच में अच्छे से, अब 498 के केसेस जो मैट्रिमोनियल केसेस चिंता का विषय हमेशा से हमारे देश के लिए रहा है, पुरुषों के लिए जो एक चिंता का विषय हमेशा रहा है, अब शादी होने की जो बात है उसको लेकर भी अब अगर मंगनी टूट गई तो मंगनी टूटने पर भी तैयार रहिएगा, 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। हितेश जी मैं बस जी श्रेया जी बहुत ही संक्षेप में 1 मिनट में, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जितने हितेश जी बता रहे हैं 10 साल फांसी, महिला पहलवानों के केस में इस देश में हमने देखा पॉक्सो लगना चाहिए था, नहीं लगा। अब अगर इम्प्लीमेंट ही आप खुद कर लीजिए, जो राजा होगा, जो राजा के दरबारी होंगे उनके ऊपर, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन भी तो एक इशू है। आप वन ऑफ द बेस्ट, आप बेस्ट ऑफ वो ले आइए, हम पॉक्सो नहीं लगाएंगे, ब्रजभूषण के ऊपर पॉक्सो नहीं लगाया गया। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पे। आनंद जी, इम्प्लीमेंटेशन तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि एक से बढ़ के एक कानून हम लाते हैं, बहुत अच्छे कानून भी लाए गए हैं, लेकिन एट द एंड जो ग्रास रूट पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वहाँ जो है हमारे ज़्यादातर कानून नाकामयाब हो जाते हैं। और जो आपने बिल्कुल सही चीज़ उठाई कि जो बड़े लोग हैं, जो बिग फिश होता है एक्चुअली, उन पर ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे केसेस में होता ही नहीं है। एक अभी जो पाटिल जी हैं वो भी उसकी बात कर रहे थे, नारकोटिक्स एक्ट की बात कर रहे थे, जैसे कि जो एक बड़े ड्रग डीलर्स हैं, बिग फिश हैं इस इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़े स्तर पे ड्रग्स के साथ डील करते हैं, वो कभी पकड़े नहीं जाते। पर छोटे मोटे जो है, जैसे कि रिक्शा वालाज हैं, ये छोटे मोटे क्वांटिटी में भी रखने के लिए पकड़े जाते हैं। तो आखिरी में किन लोगों पे ये कानून इम्प्लीमेंट होता है, प्रभाव होता है, वो एक चीज जो है जो जिस पर हमें एक्चुअली चर्चा करनी चाहिए। जी मैं चलते चलते एक राय साहब आपसे एक अंतिम बात ले लूं कि एक हमारे वो हैं, एक दर्शक का पहले प्रश्न है, उनका कहना है कि राम राज्य तो आएगा पर राम कहां से आएंगे। खैर ये अच्छी बात कही उन्होंने कि राम राज्य आ भी जाएगा तो राम कहां। राय साहब एक बात और है, ये जो निचली अदालतें हैं ना, ये पहले ठीक थी, मैं भी मानता हूं कि भाई थोड़ा पैसा सा, लेकिन अब तो खुलेआम ये जो पक्षपात होता है सुप्रीम कोर्ट तक उनको डांट रहा है। एक तो इस पे एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, और दूसरा क्या अब ये देश सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, मतलब हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट, हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन है भाई, कितना चला सकता है। मैं एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी दोनों चीजों पे। नहीं, ये तो आपने पूरी बहस के मूल को ही पकड़ लिया जब आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत जरूरी पक्ष है। और ये जुडिशरी को आखिरी था कि जुडिशरी, इन्होंने एग्जीक्यूटिव को कब्जा कर लिया, इन्होंने पूरी मीडिया को अपने पंजे में डाल लिया। जुडिशरी पर ये लगभग कामयाब हो चुके हैं। धीरे धीरे तमाम कॉलेजियम के जरिए संघ के शाखाओं में प्रशिक्षित इनके प्रबुद्ध लोग न्यायमूर्तियों का शपथ ले रहे हैं, उनको जजेस बनाया जा रहा है। और अभी राहुल गांधी के केस में गुजरात में ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरह कंडक्ट किया, उससे तो लग रहा है कि जुडिशरी अगर आप सरकार के साथ है तो उसी को ही सांस लेने का मौका मिलेगा। और हम लोगों ने तो जस्टिस लोया की भी कहानी देखी। देखिए इम्प्लीमेंटेशन वाले बात पर, रेसलर्स की आप बात तो थोड़ी पुरानी हो गई, उनका वो 34 दिन 54 दिन तक वो लड़कियां बहादुरी से लड़ती रही। अभी जो मोनू मानेसर और बिल्लू बजरंगी ने ऑडियो चलवा के जिस तरह से उन्नू में दंगा करवाया, कत्लेआम करवाया, उसको चीफ मिनिस्टर उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। अभी लिंचिंग करना, इसमें इस नए कानून में लिंचिंग तो 7 साल की सजा है, और इस देश का केंद्रीय मंत्री लिंचिंग करने वालों को माला पहनाया। कोई सहाय साहब जो झारखंड के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लिंचिंग बलात्कार करने वाले लोग रिहा हो रहे हैं कोर्टों से,
और बिल्किस बानो असहाय देख रही है कि उनको सारे लोग, गुजरात के पार्टी के लोग, संघ के लोग माला पहना रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से डिमोरलाइजिंग है। न्यायपालिका को बहुत आंतरिक सुधार की जरूरत है, और इस समय जो न्यायपालिका का नेतृत्व जिनके हाथ में है, हमें लगता है कि एक जुडिशियल रिफॉर्म की यहाँ बहुत पूरे प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, ट्रांसफर तो उन्होंने 24 जजों का किया, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जहां जहां जाएंगे वहां किस तरह का कंडक्ट करेंगे, यह भी देखने वाली बात है। और रामराज की बात, रामराज का बड़ा विवादित प्रश्न है। अब यह देश को संविधान से चलना चाहिए। इस देश को किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी मनु संहिता से, किसी गीता कुरान से यह देश नहीं चलेगा। संविधान से सुंदर कोई पुस्तक नहीं है। चरितमानस हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसे कबीर, दादू, रैदास है, उसी तरह से तुलसी का भी एक पक्ष है। वो उस पक्ष पे बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन आज के लोकतांत्रिक समाज में जो गवर्नेंस है उसके सिद्धांत वहां से नहीं लिए जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब।